अब अगर हमको बोला जाए इसके बाद में थर्ड केस, हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस इज एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब क्या हो गया? एडवांस सैलरी का मतलब क्या हो गया? पहले ही दे दिया। तो इसको मैं बोल सकता हूं नॉट ड्यू बट पेड। ड्यू होने से पहले ही दे दिया तो हम बोल सकते हैं ना नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। यस, ओके। तो जो फर्स्ट एंट्री हुई थी, इस एंट्री में हमारी एक एक्सपेंस की एंट्री थी और एक कैश की एंट्री थी। जब ड्यू ही नहीं हुआ तो क्या खर्चा हुआ है? जब ड्यू ही नहीं हुआ तो क्या खर्चा हुआ है? तो खर्चे की एंट्री तो होगी नहीं। बट यहाँ पे जैसे पे हुआ था तो उसकी तरीके से टू कैश तो हो गई। यहाँ पे जब पे हुआ था तो एसेट कम हुए थे तो कैश गया था। तो सबसे पहले जो हमने देखा तो टू कैश तो हो गई होगा। ठीक है। और जो हमने एडवांस में दे दिया वो फ्यूचर में उसके लिए ऑब्लिगेशन हो गई, तो उसको हमने बोल दिया एडवांस या प्रीपेड सैलरी या एक्सपेंस। ये क्लियर है? ओके। देखो बच्चों, जो ये प्रीपेड सैलरी है या जो ये आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये दोनों को ना वर्चुअल अकाउंट बोलते हैं। ये सिर्फ उस टाइम पीरियड तक ओपन हो रहे हैं जिस टाइम पीरियड तक हम इन दोनों को आपस में सेटल नहीं कर देते। ठीक है। जैसे कि मैं इसका एक्सटेंशन बताता हूँ। इस एंट्री का मतलब है कि हमने हमने मार्च महीने में सैलरी तो उसका सर्विसेज यूज कर ली, बट उसको पेमेंट नहीं की। यही मतलब है, मार्च महीने में सर्विसेज यूज कर ली बट सैलरी में पैसे नहीं पे करे, या कुछ और मतलब है? अब मैं अगले महीने बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेड। जो आउटस्टैंडिंग पैसा था वो हमने पे कर दिया। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग पैसा पे कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग पैसा क्या था? हमारी लाइबिलिटी थी। ये लाइबिलिटी कैंसिल होगी और हमारी जेब से ये जो कैश पहले निकलना था वो कैश निकल गया। तो अगर अल्टीमेट इफेक्ट देखोगे तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट, ये वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, इफेक्ट में अगर हम देखते हैं तो एक एंट्री डेबिट और क्रेडिट हो गई तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया। और हमारे पास अल्टीमेट एंट्री क्या बची? सैलरी टू कैश। अगर हम बुक्स में देखेंगे तो एक एंट्री अगर डेबिट भी हो रही है क्रेडिट भी हो रही है तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, जीरो हो गया। एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ और उसका इफेक्ट जीरो हो गया। तो अल्टीमेट जो एंट्री बचेगी वो यही बचेगी, सैलरी टू कैश। बट जिस दिन खर्चा हुआ और जिस दिन कैश आया या गया, उन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस था तो हमने एक वर्चुअल अकाउंट ओपन कर दिया। इसी तरीके से ये भी एक वर्चुअल अकाउंट है। ये भी सिर्फ उस टाइम पीरियड तक के लिए ओपन है जिस टाइम पीरियड तक के लिए आपका ये कैश पे कर दिया बट आपकी सैलरी ड्यू नहीं हुई। तो जिस टाइम तक आपका सैलरी ड्यू नहीं हो रहा उस टाइम तक ये वर्चुअल अकाउंट ओपन है। ये वर्चुअल अकाउंट क्लोज करके हम अल्टीमेटली सैलरी को ही ड्यू करेंगे। बेटा जो मैंने अभी बोला कुछ समझ में आया, दिमाग में घुसा कुछ या ऊपर से निकला? सबको क्लियर है? बच्चों किसी को भी डाउट हो तो मेरे को प्लीज साथ के साथ बता दो।
ठीक है संगनी, आपको थोड़ा सा डाउट है, मैं इसके ना 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ, उस टाइम पे आप एक बार देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, जन एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, प्रीपेड रेंट 200, प्रीपेड रेंट 200, प्रीपेड रेंट डेबिट टू कैश 200, एक्रूड रेंट 300, एक्रूड रेंट 300। एक्रूड रेंट का मतलब क्या हुआ? एक्रूड रेंट का मतलब क्या हुआ? वैसे मैंने जर्नल एंट्री नहीं पूछी, मैंने एक्रूड रेंट का मतलब पूछा। ड्यू एंड पेड तो फिर मैं एक्रूड लगाता ही नहीं ना ईमानी, फिर तो मैं रेंट पेड बोल देता। एक्रूड का मतलब तो ये हुआ कि अभी कैश की ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, सर्विसेज टेकन बट नॉट पेड। सो निताक्षी, एक्रूड रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट, इन दोनों में क्या फर्क हो गया? इन दोनों एंट्रीज में क्या फर्क है? जो आप एंट्री बोल रहे हो, एक्रूड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, इन दोनों में फर्क क्या है? प्रगति। बेटा कोई चीज जब आप अर्न करते हो तो उसको उसका सिर्फ पे करना होता है आपको। गाइस इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब है ड्यू बट नो मनी। दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है, ड्यू बट नो मनी। बट ये यूज करते हैं हम इनकम के साथ, और ये यूज करते हैं हम एक्सपेंस के साथ। दोनों का मतलब सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस एक्रूड वर्ड हम इनकम के साथ यूज करते हैं और आउटस्टैंडिंग वर्ड हम एक्सपेंस के साथ यूज करते हैं। तो मतलब यही है कि ड्यू बट नो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, एक में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आनी थी और एक में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जानी थी। तो दोनों में एक में डेटर ओपन हो जाएगा, एक में क्रेडिटर ओपन हो जाएगा, क्योंकि एक में पैसा लेना है, एक में पैसा देना है। गाइस दोनों का डिफरेंस समझ में आया एक्रूड और आउटस्टैंडिंग के बीच में? पुनोरा इसमें क्लियर अप हो रहा है, एक बार इसको एक बार ध्यान से सुनो, उसके बाद इसमें कर देते हैं।
ठीक है। ओके देखो, अब यहाँ पे हमको बोल रहा है एक्रूड रेंट, ड्यू हो गया, ड्यू हो गया नहीं हुआ? बच्चों ड्यू हो गया नहीं हुआ? एक्रूड वर्ड इनकम के साथ लगता है, एक्सपेंस के साथ लगता है? तो जैसे ही इनकम ड्यू हुई, डेबिट होगी क्रेडिट होगी? सिद्धार्थ क्रेडिट होगी, गौरी क्रेडिट होगी बेटा। संज्ञा इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। प्रगति इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। रेंट इन दिस केस इज अ इनकम बिकॉज उसके साथ मैंने एक्रूड वर्ड यूज कर रखा है। क्लियर? तो जैसे ही इनकम ड्यू हुई, मैं उसकी एंट्री कर दूंगा टू रेंट, या अगर कुछ और भी लिखा होता तो टू इनकम। और इसी की तरह जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसमें ड्यू हो गया नहीं हुआ? इसमें ड्यू होते ही इसको एक्सपेंस मान लेंगे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। तो इसको ड्यू मानते ही एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ओके। तो गाइस हमारे हमने देखा कि एक ये एंट्री है जिसमें ड्यू होते ही इनकम क्रेडिट हो गई, एक ये एंट्री है जिसमें ड्यू होते ही एक्सपेंस डेबिट हो गया। द सेकेंड थिंग इज कि अगर यहाँ पे कैश पे कर देते तो यहाँ पे आ जाता कैश रिसीव, और यहाँ पे कैश पे कर देते तो टू आ जाता कैश। ऐसे ही करते, कैश टू रेंट, रेंट टू कैश। अगर कैश आ जाता तो, या कैश चला जाता तो। यस? तो फिर बाकी लोग भी बता दो, यस और नो, अगर कैश के साथ ट्रांजेक्शन होती तो ऐसे ही करते थे? ओके। अब मान लिया कैश के साथ नहीं हुई, उधार के साथ हुई, तो इसकी इनकम ड्यू हो गई बट पैसा नहीं आया, तो इसको मैं डेटर बोल सकता हूँ? इसको मैंने अगर डेटर बोला पैसा आना है, तो इसके एक्सपेंस का पैसा जाना है, तो इसको क्रेडिटर बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं ना? डेटर की जगह इसको मैं एक्रूड रेंट, एक्रूड इनकम बोल सकता हूँ, या एक्रूड रेंट या एक्रूड इनकम जो भी है। तो देखो, इसको जो भी चेंज हो रहा है ना, वो सारा का सारा चेंज आपका इस वाली ट्रांजेक्शन में हो रहा है। जो ये वाली ट्रांजेक्शन है ये इंटैक्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। इनकम अर्न होते ही इनकम क्रेडिट हो जाएगी, एक्सपेंस ड्यू होते ही एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर उसके बदले में कैश मिल गया तो कैश डाल दो, उधार हो गया तो डेटर लिख दो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लिखना है तो एक्रूड इनकम लिख दो। खर्चा हो गया तो डेबिट हो जाएगा, उस खर्चे के बदले में कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर बन रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगा। वो जो भी चेंज हो रहा है। और आप कौन सी चीज़ समझ गई बेटा? देखो, हमारा यहाँ पे जो
जो इनकम है वो तो सेम साइड लिखी हुई है ना क्रेडिट, उसमें कुछ नहीं चेंज हो रहा। ये समझ में आ गया। दूसरी साइड में अगर इनकम के बदले में कैश आया तो कैश आ गया। ये समझ में आ गया। अगर कैश नहीं आता, उधार पे इनकम आती है, मतलब कि इनकम तो हो गई बट पैसा नहीं मिला, तो अगर मैं बहुत ब्रॉड सेंस में लिखूं तो डेटर हो गया, पैसा लेना है, ये भी आ गया। और अगर उसको बहुत एग्जैक्ट फॉर्म में लिखूं तो इस वाले डेटर का जो नाम होगा वो एक्रूड इनकम हो गया। तो इस वजह से हमारी एक्रूड रेंट की एंट्री हो गई एक्रूड रेंट टू रेंट। इसी की जगह कैश आ जाता तो एंट्री हो जाती कैश टू रेंट। और अगर बहुत ब्रॉड सेंस में लिखते हैं तो बोल देते डेटर टू रेंट। उसी का ऑपोजिट यहाँ पे है कि हमारा खर्चा हुआ, अब वो खर्चा हर केस में बना रहेगा। उसको नहीं मतलब कैश आ रहा है खर्चे से नहीं आ रहा, वो कहते मैं खर्चा हुआ मैं तो डेबिट हो गया। अब अगर कैश आ गया तो टू कैश, उधार पे चला गया ब्रॉडर सेंस में तो टू क्रेडिटर, और बहुत स्पेसिफिक सेंस में जाना है तो आउटस्टैंडिंग है। अभी क्लियर हुआ। बाकी बाकी को भी समझ में आ गया बच्चों। ये जो बनने हैं अकाउंट डेटर या एक्रूड एक्रूड इनकम, ये हमारे हैं वर्चुअल अकाउंट। यहाँ पे भी ये दोनों अकाउंट वर्चुअल अकाउंट। ये गाइस कब तक के लिए बनते हैं? अजय बेटा चैप्टर के लॉजिक्स तो खत्म है, बट यही छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं छोटे मोटे चल रहे हैं तो चलते रहेंगे आपके, इसका कोई एंड नहीं। ये जो आपके ये जो आपके दो अकाउंट्स है वर्चुअल अकाउंट्स, ये अकाउंट सिर्फ तब तक के लिए ओपन है जब तक हमारी पेमेंट्स नहीं हो रही। ये डेबिट साइड ओपन है तो कौन सी साइड क्लोज होगा? ये डेबिट साइड ओपन है तो क्लोज करते टाइम कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड ओपन हुआ है तो कौन सी साइड क्लोज होगा? डेबिट साइड। परफेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको इनकम या एक्सपेंस के साथ में वर्चुअल अकाउंट्स ओपन करने पड़ रहे हैं, वर्चुअल अकाउंट कितने होते हैं हमारे? ब्रॉडली स्पीकिंग वर्चुअल अकाउंट्स कितने होते हैं? वर्चुअल अकाउंट अगर आप ब्रॉड सेंस में बोले ना तो ब्रॉड सेंस में बच्चों दो ही वर्चुअल अकाउंट है। पहला वर्चुअल अकाउंट है डेटा और दूसरा वर्चुअल अकाउंट है क्रेडिटर। ये दो ही वर्चुअल अकाउंट है। अब जो डेटर अकाउंट है, इसको मैं डेटर अकाउंट को बोल सकता हूँ एक्रूड इनकम। इसी वर्चुअल अकाउंट को मैं बोल सकता हूँ आपका एडवांस, सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट है, इसको मैं बोल सकता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या इसका दूसरा नाम मैं बोल सकता हूँ एडवांस इनकम। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो दो ही वर्चुअल अकाउंट हैं बेटा। कमीशन या तो इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। अगर इनकम है तो उसके साथ में ये दो केस लग सकते हैं, और एक्सपेंस है तो उसके साथ में दो केस लग सकते हैं। नॉर्मली तो ये जो है ये वर्चुअल अकाउंट्स है जो आपका इनकम और एक्सपेंसेस के लिए ओपन होते हैं। तो हर इनकम और एक्सपेंस के लिए वो ओपन हो सकता है, कमीशन, रेंट, सैलरी, किसी भी अकाउंट के वर्चुअल अकाउंट में ये चार तरीके के अकाउंट यूज होते हैं। इनका ट्रीटमेंट डेटर और क्रेडिटर की तरह ही होता है, उससे ज़्यादा इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ नाम लिखने के लिए अलग है। ट्रीटमेंट वाइज ये सिंपल डेटर और क्रेडिटर। क्लियर हुए लॉजिक सबको या किसी को डाउट है अभी?
ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 10 करो। जो लास्ट एंट्री आई हुई है मेरे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये वाली करो। जिसके पास बुक नहीं है वो देख लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे लास्ट क्वेश्चन आया है इलस्ट्रेशन नंबर 10, और जिसका बुक है वो बुक में से करो। मैंने कोई बात नहीं, किसी भी बुक से कर लो, अभी के लिए हम प्रैक्टिस इससे कर रहे हैं, अदरवाइज किसी बुक से कर लो, लॉजिक सबके सेम है। अभी के लिए जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो वाला आप बुक देख लो, ग्रुप में आया। प्रगति ने अच्छा ग्रुप में नहीं भेजा, और मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। मैंने बुक में, मैंने ग्रुप में भेज दिया बच्चे। बच्चे ग्रुप में भेज दिया मैंने। यस, प्रगति टेस्ट जो है वो मॉर्निंग टाइम पे है, जिस टाइम पे होता है, और क्लास जो होगी उसका टाइम मैं बता दूंगा, आफ्टरनून या इवनिंग में। थोड़ा एक टाइम जो भी नॉर्मल टाइम सूटेबल होगा उस टाइम पे ले लेंगे। अभी कोई टाइम मैंने फिक्स नहीं किया। आप जल्दी से वाला क्वेश्चन करो। ओके, बाकी बच्चे भी करो फास्ट। मैं एक बार सारे के सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ गौरी, बाकी ये करो। ओके, तो एक बार मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको हम अक्रूड नाम देंगे ना, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। सेकंड, सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ, ये एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको आउटस्टैंडिंग नाम देंगे, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। थर्ड,
आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर। इस साल जो रेंट दिया था उसमें से 2000 हमने अगले साल के लिए दे दिया, तो प्रीपेड की बात कर रहे हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं बच्चे। आउटस्टैंडिंग वर्ड हम एक्सपेंस के साथ यूज करते हैं, यहाँ पे इनकम की बात हो रही है तो इनकम के टाइम पे आउटस्टैंडिंग का नाम ही इंक्लूड हो जाता है। और वैसे भी आपने जैसे ही अपनी एंट्री में इंटरेस्ट को डेबिट करा वो आपका एक्सपेंस बन गया, बट वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो नॉट रिसीव्ड लिखा है, तो वो इनकम की बात कर रहा है। आपने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया, उसको एक्सपेंस बना दिया। आप इस एंट्री को चाहो तो इस एंट्री को आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, वो ठीक हो सकती है। क्लियर हुआ नहीं साक्षी? इस एंट्री को अगर मैं एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट की जगह आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट लिख दूं तो वो ठीक हो जाएगी। बट यहाँ पे तो आपने इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में उसको एक्सपेंस मान दिया और एक्सपेंस के साथ में लाइबिलिटी ओपन कर दी। तो एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग वर्ड आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, लॉजिकली ठीक है, बट जनरली हमारे दो अलग अलग वर्ड डिवाइड इसलिए किए हैं कि वो पता चल जाए इट्स इनकम एंड इट्स एक्सपेंस। ओके। सैलरी ड्यू टू स्टाफ तो नॉर्मल है, सैलरी पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट वाला भी हो गया। 10% depreciation on furniture, normal depreciation on furniture। goods used for making own furniture, सेल प्राइस 2000, कॉस्ट प्राइस 1500। अगर मैंने अपना ही रॉ मटेरियल अपने ही फर्नीचर बनाने के लिए यूज करा तो उसको मैं कॉस्ट प्राइस पे लूंगा, सेल्स प्राइस पे लूंगा? अपना ही फर्नीचर बनाने के लिए अपना टिम्बर और वुड अपने ही यूज करे तो उसको कॉस्ट प्राइस पे देखूंगा या सेल्स प्राइस पे देखूंगा? कॉस्ट प्राइस पे। गुड्स को जब हम कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं तो उसका नाम क्या दे देते हैं? परचेज। यस। तो बन क्या रहा है? एसेट बन रहा है, तो फर्नीचर टू गुड्स होना चाहिए, तो फर्नीचर टू परचेज। कॉस्ट प्राइस पे 1500। बेटा अभी पहले इस वाले की बात करते हैं ना, फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाला क्लियर है सबको? फर्नीचर टू परचेज 1500 रुपीज। ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं। रिसीव्ड कमीशन 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज एडवांस। उसने बोला 10,000 का कमीशन आया जिसमें से आधा एडवांस है, तो सबसे पहले तो कैश कितना आया ये बताओ, एक एक करके करेंगे एंट्री। कैश कितना आया? मतलब उसने बोला एडवांस में आधा आया, बट ये थोड़ी बोला कि कैश आधा आया हिताक्षी। तो कैश तो पूरा 10,000 आया ना, तो फर्स्ट एंट्री हमारी कैश डेबिट 10,000। ठीक है। अब इसके अंदर से हमारा कितना है जो आज का ही कमीशन है? चेक से आई है तो ये लो, इसको कैश लिख के बैंक लिख दो, वो एक ही मतलब है, कैश लिखो या बैंक लिखो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपका इस साल की उसमें से इनकम कितनी है? करंट ईयर की इनकम कितनी है 10,000 में से? 5,000। तो हम एक्रूअल बेसिस के हिसाब से तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम डाल सकते हैं ना। तो इनकम का अकाउंट कौन सा है? कमीशन अकाउंट। और जो रिमेनिंग इनकम है वो पहले ही रिसीव हो गई, तो उसको एडवांस इनकम बोल देंगे, दैट इज अ लाइबिलिटी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, टू कमीशन 5,000, टू एडवांस इनकम या एडवांस कमीशन 5,000। बच्चों को डाउट इसके अंदर? ओके।
संज्ञा फिर देखो अलग अलग करके पढ़ते हैं। 10,000 रुपीज आए जिसमें से वो बोलते हैं 5,000 अभी का है और 5,000 अगले साल का है। अलग अलग पढ़ते हैं, एक साथ नहीं करते हैं। ठीक है, ये 5,000 जो अभी का है, इसकी अभी की बात करते हैं, करंट पीरियड की, इसकी इनकम एंट्री बताओ क्या होगी। करंट पीरियड जो है, करंट पीरियड की एंट्री क्या होगी। सब क्लियर है। कैश टू कमीशन, करंट पीरियड की एंट्री क्या होगी, कैश टू कमीशन। तो बच्चों ये मैंने, अगर मैं सिर्फ इस एंट्री की बात करूं तो ये कैश टू कमीशन 5,000 नहीं कर रखी मैंने। अगर सिर्फ मैं सर्कल्ड एंट्री की बात करूं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 5,000 की एंट्री हो रखी है। ओके, अब मैं बात करता हूँ ये नेक्स्ट 5,000 बचा, ये है एडवांस रिसीव। एडवांस रिसीव की एंट्री क्या होती है, एडवांस कमीशन, एडवांस इनकम, इसकी एंट्री क्या होती है। कैश टू एडवांस कमीशन। सिद्धार्थ गलत है बेटा, कमीशन टू एडवांस कमीशन थोड़ी होगा, कमीशन डेबिट करते ही वो आपका एक्सपेंस बन गया। हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हुआ और एडवांस कमीशन हमको जो मिल गया, इट्स अ लायबिलिटी, इस वजह से एंट्री होगी कैश टू एडवांस कमीशन। तो अगर आप ये वाली देखो एंट्री, दिस वन, कैश टू एडवांस कमीशन, क्या ये 5,000 की एंट्री नहीं है। तो हमने जब इकट्ठे 10,000 की करनी है क्योंकि वो सेम डेट पे एंट्री हुई है, तो हम ये कर सकते हैं, कैश आया 10,000 टू कमीशन, जो हमारी इनकम हुई 5,000, टू एडवांस पे जितना पैसा आ गया, टू एडवांस कमीशन 5,000। आप अलग अलग करना चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, कैश टू कमीशन, कैश टू एडवांस कमीशन, इसमें भी कोई आपको मना नहीं कर रहा। 5,000 5,000 दोनों एंट्री क्लियर हुआ नहीं हुआ। बच्चों सबको क्लियर है, कोई है जो डाउट है, जो पहले एक दो बच्चे कह रहे थे डाउट है, उनको क्लियर है। हाँ, ओके, ठीक है। तो बच्चों आज जहाँ तक करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा, मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारा है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक दो क्लासेस और लगेंगी। ठीक है, उसमें सारी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। आप किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास है, वो सारी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि टीएस ग्रेवाल से ही करना है। टीएस ग्रेवाल हो, आपके पास डीके गोयल हो, या कोई और बुक हो, टेस्ट पूरे चैप्टर का। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगी, बट हाँ थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स आ सकती है। ठीक है, तो तो बच्चों यहाँ तक हमारी एंट्रीज हैं। आप जितनी ज़्यादा इलस्ट्रेशन करोगे, क्वेश्चंस मत करना क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आपको पता चल पाएंगे। जितनी ज़्यादा इलस्ट्रेशन करोगे उतने लॉजिक्स क्लियर होंगे। और जो आप कुछ भी एंट्री जनरली मार रहे होते हो ना, वो नहीं करनी। आप उसको लॉजिक से देखो, लॉजिक से देखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। और सिंपल ऐसे ही कि भाई हमारे हिसाब से कमीशन टू एडवांस कमीशन होना चाहिए, डालोगे तो हमेशा गलती होगी। ठीक है, चलो।
ओके गाइस, आज यहाँ तक करते हैं। इसके बाद